guys, welcome to my YouTube channel, The Golden Law. So today we are going to discuss the most and one of the most important concept of Indian Evidence Act, which is admission. ठीक है, एडमिशन जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो एडमिशन है. ठीक है, अभी सेक्शन 17 से सेक्शन 20 तक जो है एडमिशन को डिफाइन किया गया है. अगर हम जनरली देखें एडमिशन, तो एडमिशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी एडमिट करना कि हाँ ये मैंने करा था, हाँ ये मैंने देखा था, ये हमारी एडमिशन है. ठीक है, नॉर्मल एक ली मैन की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एडमिशन मीन्स समथिंग टू एडमिट, जब हम कुछ एडमिट करते हैं. नाउ सेक्शन 17 से सेक्शन 20 तक एडमिशन को डिफाइन किया गया है. देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन जो एडमिशन को डिफाइन करती है. यू हैव टू रीड collectively section 17 to section 20 to understand what is admission. ठीक है, तो सेक्शन 17 के अंडर एडमिशन को डिफाइन किया गया है दैट एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. ठीक है, एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है, oral or documentary or contained in any electronic form which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned. ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा तोड़ के बढ़ते हैं. तो एडमिशन क्या है? एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है. एडमिशन और कुछ नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट. चाहे वो ओरल फॉर्म में दी गई हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में दी गई हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई हो, लेकिन एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो सजेस्ट करती है कोई भी इन्फ्रेंस. ना व्हाट इज इन्फ्रेंस? कोई भी आइडिया या कोई भी कंक्लूजन है वो सजेस्ट करती है ये स्टेटमेंट. ठीक है, रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू फैक्ट इन इशू एंड relevant facts. So admission is a statement in oral or document or electronic form जो किसी तरीके कोई inference suggest करे. inference मतलब किसी तरीके का हम उस admission से अनुमान लगा सके किसके बारे में? फैक्ट इन इशू के बारे में एंड रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में. अभी फैक्ट इन इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट इफ यू डोंट have knowledge about it. ठीक है, now बहुत सारे लोग हैं जो एडमिशन एंड कन्फेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो एडमिशन एंड कन्फेशन आर नॉट वन एंड सेम थिंग. ठीक है, एडमिशन और कन्फेशन दो डिफरेंट थिंग्स हैं. ठीक है, एडमिशन एक एडमिशन एक वाइडर कंसेप्ट है एज कन्फेशन. ठीक है, अगर ये चीज एडमिशन है ना तो कन्फेशन ये पार्ट है उसका. ठीक है, तो एडमिशन इज अ वाइड कंसेप्ट एंड कन्फेशन इज अ नैरो कंसेप्ट. एडमिशन का ही पार्ट है कन्फेशन एक. ठीक है ना, देखो अभी हम एडमिशन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एडमिशन और कन्फेशन का एक छोटा सा एक आइडिया ले लो कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है, सो दैट जब हम एडमिशन समझे तो आपके माइंड में कन्फेशन का जो कंसेप्ट है वो उससे कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो एडमिशन एंड कन्फेशन जो है, एडमिशन कन्फेशन से डिफरेंट कैसे है? एडमिशन क्या है? कोई भी स्टेटमेंट होती है. ठीक है, किसी भी तरीके की स्टेटमेंट अगर वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है तो किसी भी तरीके की स्टेटमेंट एडमिशन मानी जाती है. ठीक है, वेयर एज जो कन्फेशन है वो सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट होती है कि उस बंदे ने कमिट, मतलब जो भी एक्यूज्ड है अगर वो मान जाए कि हाँ उसने ही वो क्राइम कमिट किया था तो वो कन्फेशन होती है. ठीक है, तो कन्फेशन में अपने क्राइम को कन्फेस करना जरूरी होता है, वेयर एज एडमिशन जो होती है उसमें कुछ ऐसा नहीं होता. एडमिशन कोई भी तरह की स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट जो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के रिलेटेड है वो एडमिशन मानी जाती है. ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यस, अभी मान लो कि ए का मर्डर हुआ है. ठीक है, अब जिस टाइम पे अभी मान लो कि ए का मर्डर हुआ है और जिस टाइम पे ए का मर्डर हुआ था उस टाइम पे बी उसके साथ था. ठीक है, अभी मान लो बी ने स्टेटमेंट दी कि जिस टाइम पे ए का मर्डर था आई वॉज विद हिम. ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया है? स्टेटमेंट दी है रिलेटिंग टू फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट. ठीक है, फैक्ट एंड इशू क्या है कि ए का मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, एंड रिलेवेंट फैक्ट क्या है कि क्या ए उस वक्त घर पे अकेला था. ठीक है, तो अभी जो बी की स्टेटमेंट है इट इज रिलेटिंग टू रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू.
तो ये क्या हो गई, ये हो गई एडमिशन। तो अभी मान लो, अभी यहाँ पर अगर बी ने स्टेटमेंट दी है कि हाँ उस टाइम पे ये अकेला नहीं था, मैं उसके साथ था, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फैक्ट इनिशियल रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है और इससे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है कि हो सकता है कि बी ने ए का मर्डर किया हो बिकॉज बी वॉज विद हिम एट द टाइम ऑफ मर्डर ऑफ ए। ठीक है, वहीं पर मान लो कि बी अगर स्टेटमेंट दिए, ये दे कि मैंने देखा था उस टाइम पे सी को ए के घर जाते हुए जब ए घर पे अकेला था। तो अब यहां पर भी बी ने स्टेटमेंट दी है रिलेटिंग टू फैक्ट इनिशियल रेलेवेंट फैक्ट, और यहां से भी एक इन्फ्रेंस सजेस्ट की जा सकती है कि सी ने मर्डर किया हो सकता है ए का, बिकॉज बी ने देखा था सी को ए के घर जाते हुए। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये एडमिशन हो गई। ठीक है, अब यहां पर बी डायरेक्टली ये चीज कन्फेस नहीं कर रहा कि मैंने ए को मारा है, या फिर बी डायरेक्टली नहीं, सी डायरेक्टली ये चीज कन्फेस नहीं कर रहा कि मैंने मारा है, बट वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि फैक्ट इनिशियल रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जिससे हम एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हमारा एडमिशन में आता है। ठीक है, वहीं पे कन्फेशन क्या है कि मान लो सी डायरेक्टली कन्फेस कर रहा है कि हाँ उस दिन मैं ए के साथ था, मैंने ही ए को मारा है, तो वो क्या है, वो कन्फेशन है। अब यहाँ पर क्या है, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो डायरेक्टली कन्फेस कर रहा है कि ही कमिटेड द क्राइम, राइट। तो ये क्या है, ये कन्फेशन है बिकॉज यहाँ पे ही इज डायरेक्टली कन्फेसिंग द, ही इज कन्फेसिंग दैट ही कमिटेड द क्राइम। अभी फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो, अगर कुछ कंफ्यूजन भी है तो क्लियर हो जाएगी। तो सेक्शन 17 क्या कहते हैं कि एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है, ओरल डॉक्यूमेंट और कंटेन्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो किसी भी तरीके की कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है एज टू एनी फैक्ट एंड इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, अब यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी दैट व्हाट इज एडमिशन। नाउ विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियरइन आफ्टर मेंशन। ठीक है, एडमिशन क्या है ये बता दिया, अभी कौन से पर्सन्स के द्वारा की जाएगी तो वो एडमिशन मानी जाएगी और किन सर्कमस्टांसेस के अंडर की जाएगी वो एडमिशन मानी जाएगी, वो हमें कहाँ से पता चलता है, सेक्शन 18 से सेक्शन 20। सो हियर एंड आफ्टर मेंशन मतलब सेक्शन 18 से सेक्शन 20 में जो चीजें मेंशन की गई हैं, अगर वो पर्सन्स और अगर उन सर्कमस्टेंसेस के अंडर वो स्टेटमेंट दी जाती है तो वो एडमिशन होगी। ठीक है, तो वही चीज है कि सेक्शन 18 टू सेक्शन 20 बताता है कि कौन से पर्सन्स अगर स्टेटमेंट देते हैं और किन सर्कमस्टांसेस के अंडर देते हैं तो वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल मानी जाएगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, अभी इफ यू आर सीइंग कि एडमिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी रात चलता पर्सन एडमिशन दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा तो उसको एडमिसिबल कर लिया जाएगा। सो देयर आर सर्टन पर्सन्स अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस जिनमें कि वो एडमिशन एडमिसिबल मानी जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम सेक्शन 18 देखेंगे। सेक्शन 18 कहता है अ पार्टी टू प्रोसीडिंग। ठीक है, तो पार्टी टू प्रोसीडिंग क्या है, इफ इट इज, अगर केस है, ठीक है, अगर सूट है बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है ना, सो इट्स मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी, तो अगर मिस्टर ए को स्टेटमेंट दे रहे हैं या मिस्टर बी को स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो क्या है, वो एडमिशन मानी जाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड एजेंट टू पार्टी, अब भी अगर मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी है, तो अगर मिस्टर ए का एजेंट कोई स्टेटमेंट दे रहा है या मिस्टर बी का एजेंट कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्या है, वो भी माना जाएगा कि वो एडमिशन है। नाउ प्लीडर्स, अटॉर्नीज और प्लीडर्स ऑफ पार्टीज टू सूट, अगर मिस्टर ए का प्लीडर या अटॉर्नी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, मिस्टर बी के प्लीडर और अटॉर्नी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाएगी, एडमिसिबल मानी जाएगी। अब ये तीन तो सिंपल थे। Now fourth one is by suitor in representative character, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। Now अभी इसमें क्या होता है, अगर पार्टीज जो है सूट्स की वो स्यू कर रही है या फिर उन्हें स्यू किया जा रहा है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ठीक है, तो अगर वो कोई स्टेटमेंट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दे रही है तो वो स्टेटमेंट भी एडमिशन मानी जाएगी। नाउ मान लो कि अगर कोई ट्रस्टी है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई एग्जेक्टर है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, अभी कोई स्कूल है सपोज, उसके स्कूल पे अभी
केस क्या गया है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंटेट कौन कौन करेगा, ट्रस्टी करेगा, ठीक है। तो अगर कोई ट्रस्टी या एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, राइट, तो अगर कोई ट्रस्टी या एडमिनिस्ट्रेटर उस कैपेसिटी में, ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट दे रहा है रिगार्डिंग द इशू, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, तो वो क्या मानी जाएगी, वो भी एडमिशन मानी जाएगी। बट इसमें एक जो कंडीशन है वो क्या है कि वो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दे रहा हो, ठीक है। अगर वो अपनी ऑर्डिनरी कैपेसिटी में दे रहा है तो फिर वो स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी, ओनली इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पर्सन हैविंग एन पेक्यूनियरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। अगर कोई भी पर्सन है जिसका सब्जेक्ट मैटर में कोई पेक्यूनियरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, तो वो पर्सन अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी एडमिशन मानी जाएगी, ठीक है। अभी पेक्यूनियरी इंटरेस्ट एंड प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट किसका हो सकता है, जॉइंट ओनर्स का, ठीक है। तो अगर कोई सेवरल पर्सन है जॉइंटली इंटरेस्टेड है एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है, यानी कि जॉइंट ओनर्स है, तो अगर उन जॉइंट ओनर में से कोई एक कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिसिबल मानी जाएगी, बाकियों के अगेंस्ट भी उसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर वो उस करेक्टर में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है ना, अभी मान लो ए बी एंड सी ये तीनों जॉइंट ओनर्स है, तो अगर है तो ए जो है वो बी और सी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन अभी मान लो कि ए अभी जॉइंट ओनर नहीं रहा, तो फिर वो बी और सी के अगेंस्ट कोई एडमिशन नहीं कर सकता है, फिर कोई भी एडमिशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। नाउ पर्सन्स फ्रॉम whom द पार्टीज टू सूट हैव ड्राइव्ड देयर इंटरेस्ट। तो कोई भी ऐसे पर्सन जिनसे कि जो पार्टीज हैं वो अपना इंटरेस्ट डिराइव करती हैं, ठीक है। अभी मान लो इसे एक एग्जांपल से ही समझाऊंगी मैं। मान लो अभी ए जो था वो इस घर का ओनर था, ठीक है। उसने वो घर जिस टाइम पे वो उस घर की ओनरशिप में था, उसने वो घर बी को मॉर्टगेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मॉर्टगेज करने के बाद ए ने अपना जो घर है वो सी को सेल कर दिया, ठीक है। ए ने अपना घर सेल कर दिया सी को। अभी बाद में कल को अगर सी कहे कि मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है अगेंस्ट बी, मैंने कभी भी घर मॉर्टगेज, मतलब ये घर जो था वो कभी मॉर्टगेज ही नहीं था बी को, तो उस टाइम पे अगर ए ये स्टेटमेंट दे दे कि यस ये घर जो था वो मैंने मॉर्टगेज किया था, ठीक है, तो ए की स्टेटमेंट जो है वो भी एडमिसिबल मानी जाएगी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जिस पर्सन से इंटरेस्ट डिराइव किया गया है अगर वो स्टेटमेंट देता है तो उसकी स्टेटमेंट भी एडमिसिबल मानी जाती है। अभी यहाँ पर सी ने इंटरेस्ट किससे डिराइव किया था, ए से डिराइव किया था, ठीक है। तो अगर ए ये स्टेटमेंट दे देता है कि बी को जो घर था वो मॉर्टगेज किया गया था, तो उसकी स्टेटमेंट एडमिसिबल मानी जाएगी, ठीक है। Now next one is by person whose position must be proved as against a party to suit. ओके तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर दो पर्सन लिटिगेट कर रहे हैं, ठीक है, दो पार्टीज लिटिगेट कर रही हैं, तो अगर उन्होंने उस लिटिगेशन से पहले कोई भी स्टेटमेंट दी थी तो वो स्टेटमेंट को एट ट्रायल प्रूव किया जा सकता है इफ इट अमाउंट्स टू एडमिशन, ठीक है। नाउ सपोज कि ए और बी के बीच में जो था वो लिटिगेशन हो रही थी, अभी यहाँ पर किसको लेके, घर को लेके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ए ने अगर ट्रायल से पहले, लिटिगेशन से पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि हाँ मुझे पता है ये घर बी का है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट को अगेंस्ट ए के यूज किया जा सकता है, ठीक है। और वहीं पे अगर बी ने स्टेटमेंट दी थी तो वो ए के अगेंस्ट यूज की जा सकती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आता है इसके अंदर, एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, दैट इज स्ट्रेंजर्स टू सूटर प्रोसीडिंग, ठीक है। देखो स्ट्रेंजर्स टू सूटर प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें ना तो नॉर्मली जो अगर स्ट्रेंजर्स होते हैं तो उनकी जो भी स्टेटमेंट होती है उसको एडमिशन नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टीज की लाइबिलिटी जो है वो किसी थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट से प्रूव होती हो तो उस केस में उस पर्सन की जो स्टेटमेंट है वो क्या मानी जाती है, वो एडमिसिबल मानी जाती है, ठीक है। देखो अभी इससे पहले जो हमने पॉइंट किया था ये वाला, ठीक है, जिसमें कि इंटरेस्ट ड्राइव हो रहा था, अभी यहाँ पर भी ये थर्ड पार्टी ही थी एक तरह से, लेकिन इसकी स्टेटमेंट से सी की जो लाइबिलिटी थी वो प्रूव हो रही थी, इसलिए हमने इसकी स्टेटमेंट को एडमिसिबल किया। वहीं पे अगर कोई स्ट्रेंजर है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट से पार्टीज की जो लाइबिलिटी है वो जो है वो
प्रूव होती है तो उसमें भी, उस केस में भी स्टेटमेंट जो है थर्ड पर्सन की वो एडमिसिबल की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो कि जो ए है, अभी मान लो कि बी ने जो है ए को रखा, मतलब ए को हायर किया हुआ है कि उसके जितने भी मतलब शॉपकीपर्स हैं, जितने भी उन्होंने रेंट पे दिए हैं, जितनी भी शॉप्स, उन सब से उससे रेंट कलेक्ट करके बी को देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर ए डिनाई कर दे कि उसे सी से रेंट नहीं लेना है, ठीक है, अभी मतलब उसने ले लिया है एंड ही, और अगर वो ये कह दे कि सी डज नॉट ओ एनी रेंट टू बी, तो उस केस में जो सी की एडमिशन होगी वो ए के अगेंस्ट प्रूफ की जा सकती है। मतलब यहाँ पर अगर ए कह रहा है कि सी इज नॉट ओइंग एनी रेंट टू बी, और अगर सी कह दे कि हाँ मुझे तो अभी, मैं तो बी को रेंट ओ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर सी ही ऐसी स्टेटमेंट दे देगा तो वो क्या मानी जाएगी, वो एडमिशन मानी जाएगी, ठीक है, एंड उसे प्रूव किया जा सकता है अगेंस्ट ए। गॉट इट? नाउ लास्ट वन इज एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। सेक्शन 20 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन एक्सप्रेसली किसी थर्ड पार्टी को रेफर कर रहा है कि तुम ये चीज जाके उससे पूछ लो और जो वो कहेगा ना वो मैं मान लूंगा, ठीक है, तो उस केस में भी वो जो भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो एडमिशन मानी जाती है, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पर ए ये चीज कहता है, अभी यहाँ पे मान लो क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, वेदर ए, जो भी सी ने हॉर्स बेचा है क्या वो साउंड है या नहीं, ठीक है। तो अभी मान लो कि सी कह दे बी को कि ठीक है तुम ये चीज जाके ए से पूछ लो, और अगर ये नहीं कहती है कि साउंड है तो ये मैं मान जाऊंगा साउंड है, और अगर उसने कहा नहीं साउंड है तो मैं तब भी मान जाऊंगा। तो यहाँ पर ए जो भी स्टेटमेंट देगा वो सी के ऊपर वो एडमिसिबल होगी और सी के अगेंस्ट प्रूफ की जा सकती है, उसके फेवर में प्रूफ की जा सकती है, ठीक है। तो दिस वाज आवर कंसेप्ट। आई होप आपको एडमिशन का कंसेप्ट समझ आ गया हो। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, अगर कोई भी डाउट है। And for more such law videos, do subscribe my channel and like my video और bell icon को जरूर प्रेस कर देगा। Thank you guys.